लखनऊ के एक 5 स्टार होटल की चमचमाती लॉबी में फर्श पर पड़ती संगमरमर की ठंडक के विपरीत अनन्या के चेहरे पर एक स्थायी हल्की मुस्कान टिकी रहती थी। उसकी ये मुस्कान उसकी मजबूरियों का मुखौटा थी। मुश्किल से 19-20 साल की उम्र, लेकिन कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ हिमालय जैसा। बाहर की दुनिया उसे एक साधारण विनम्र वेट्रेस के तौर पर देखती थी, जो ट्रे संभालती थी और मेहमानों की फरमाइशें पूरी करती थी। लेकिन अंदर वह एक लड़ाका थी। उसके पिता के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर टिकी थी। बीमार माँ सुमित्रा देवी की दवा और छोटे भाई आदित्य की स्कूल की फीस, इन सब का इंतजाम अनन्या को ही करना था। अगर मैंने हार मान ली तो माँ की दवा और भाई की किताबें कौन लाएगा? यह सवाल उसके थके हुए पैरों को रोज एक नई ताकत देता था। उस रात घड़ी की सुई 11 से ऊपर जा चुकी थी। होटल का कॉरिडोर शांत था, धीमी सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ। अनन्या कॉफी की भरी ट्रे लिए पैर के दर्द को अनसुना करती धीरे धीरे रूम नंबर 507 की ओर बढ़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। नए मेहमान, नया मिजाज। उसने गहरी सांस ली, कॉल बेल बजाई और आवाज दी, रूम सर्विस। कमरे के भीतर से आई थकी हुई टूटी आवाज, हाँ आ जाओ। जैसे ही दरवाजा खुला, अनन्या की सांसें गले में अटक गई। कमरा अस्त व्यस्त था। दूध की बोतल मेज पर औंधे मुंह पड़ी थी, खिलौने बिखरे थे और बीचों बीच एक युवक अपने 7 महीने के बच्चे आर्यन को गोद में लिए बेबस खड़ा था। बच्चा दहाड़ मारकर रो रहा था। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। वह युवक कोई और नहीं, रोहित मेहरा था। लखनऊ का नामी युवा बिजनेसमैन, जिसकी दौलत और शोहरत का सिक्का चलता था। लेकिन इस वक्त वह अपने बेटे के आंसुओं के सामने एक हारा हुआ पिता था। प्लीज आर्यन, चुप हो जा, पापा को इतना परेशान मत कर। उसकी आवाज में लाचारी थी। अनन्या ने धीरे से ट्रे टेबल पर रखी। एक पल के लिए वह उस दृश्य को देखती रही। उसके दिल में ममता का एक सौता फूट पड़ा। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक कोशिश कर सकती हूँ। रोहन ने हैरानी से सिर उठाकर देखा। तुम? ये बच्चा किसी की नहीं सुनता। मैंने अब तक 10 आया बदल दिए हैं। अनन्या ने एक प्यारी मुस्कान दी। एक बार मुझे दीजिए, शायद मान जाए। रोहित ने थकान और निराशा से लगभग समर्पण करते हुए बच्चे को उसकी ओर बढ़ा दिया। अनन्या ने आर्यन को अपने सीने से लगाया, उसके नन्हे हाथों को थामा, प्यार से पीठ सहलाई और धीमी आवाज में मधुर लोरी गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जो माँ की ममता से भरा था। कुछ ही पलों में आर्यन का रोना सिसकियों में बदला और फिर उसकी पलकों पर नींद उतर आई। वह अनन्या की गोद में चैन से सो गया। रोहित स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखों में पहली बार राहत का भाव था। ये तुमने कैसे किया? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने तो सब कुछ आजमा लिया था, अनन्या ने मासूमियत से जवाब दिया। बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है सर। दवाइयों और खिलौने हमेशा काम नहीं आते, लेकिन किसी का स्पर्श, किसी की आवाज़ उन्हें चैन दे देती है। रोहित ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर उसने एक बड़ी पेशकश की। क्या तुम मेरे बेटे की देखभाल करोगी? मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीना दूंगा। अनन्या चौंक गई। 1 लाख? यह उसके लिए एक सपने जैसा था, उसकी सारी मजबूरियों का अंत। लेकिन उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया। सॉरी सर, मैंने मदद पैसे के लिए नहीं की। हर चीज़ की कीमत नहीं होती। वह बच्चे को धीरे से बिस्तर पर लिटाकर चली गई। जाते जाते आर्यन को आखिरी बार देखा और उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। रोहित खिड़की के पास खड़ा उसे देखता रहा। लखनऊ की जगमगाती रात थी, पर उसके कानों में सिर्फ अनन्या की बात गूंज रही थी। हर चीज की कीमत नहीं होती। ड्यूटी खत्म कर जब अनन्या रात को अपने छोटे से घर पहुंची तो आधी रात पार हो चुकी थी। लखनऊ की यह बस्ती 5 स्टार होटल की चमक दमक से कोसों दूर थी। तंग गलियां, जर्जर मकान और बिजली की टिमटिमाती बत्तियां, उस छोटे से घर में उसका संसार था। दरवाजा खुलते ही बिस्तर पर लेटी बीमार माँ सुमित्रा देवी खांस रही थी। आ गई बेटी, माँ ने धीमे स्वर में कहा। हाँ माँ, आ गई। आपने दवा ली? अनन्या ने उसके पैर छूकर पूछा। दवा से ज्यादा चैन तो तेरे कदमों की आहट से मिलता है, माँ ने नम आंखों से कहा। अनन्या ने उन्हें पानी पिलाया और कोने में देखा। उसका छोटा भाई आदित्य पुरानी स्टडी टेबल पर किताबों में डूबा हुआ था। दीदी, तुम इतनी देर से क्यों आई? फिर से ओवर टाइम करना पड़ा? आदित्य ने पूछा। अनन्या ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ लेकिन कोई बात नहीं, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी।
उस रात जब सब सो गए, अनन्या छत की तरफ देखते हुए सोचती रही। उसे रोहित मेहरा का चेहरा याद आया, थका हुआ मगर एक पिता की बेबसी से भरा हुआ। कितना अजीब है ना, जिस आदमी के पास सब कुछ है वह भी एक मासूम की चीखों के आगे कितना लाचार हो जाता है। अगली शाम रोहित मेहरा सीधे रिसेप्शन पर आया और अनन्या को बुलाया। कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, रोहित ने कहा। अनन्या, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम आर्यन की देखभाल करो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। सर, मैंने कहा था, मैं पैसे के लिए नहीं आई थी। मेरे पास अपनी जिम्मेदारियां हैं। मुझे माँ और भाई का ख्याल रखना है। नौकरी मुझे उनसे दूर नहीं कर सकती। रोहित ने गहरी सांस ली। लेकिन सोचो, शायद तुम्हें यहाँ ज्यादा इज्जत और सुकून मिले। आर्यन को जरूरत है तुम्हारी। अनन्या के मन में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ घर की तंगी, माँ की बीमारी, दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान और परिवार के प्रति जिम्मेदारी। ठीक है सर, आखिरकार उसने हाँ कहा। मैं कोशिश करूंगी कि कभी कभी आपके बच्चे के पास आ सकूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। इस काम की वजह से मेरी पढ़ाई और मेरे घर परिवार की जिम्मेदारियों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। रोहित मान गया। उस दिन से अनन्या की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह होटल की शिफ्ट के बाद कुछ घंटे आर्यन के साथ बिताने रोहित के घर जाती। आर्यन उसे देखते ही नन्ही बाहें फैलाकर गोद में आने को मचल उठता। समय बीतने लगा। एक शाम अनन्या आई तो आर्यन बुखार में तप रहा था। रोहित घबराया हुआ डॉक्टर को फोन कर रहा था। अनन्या ने तुरंत आर्यन को गोद में लिया, गीले कपड़े से माथा पोंछा और लोरी सुनाने लगी। डॉक्टर आ रहे हैं, रोहित ने कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं हमेशा क्यों असफल हो जाता हूँ। पिता होना आसान नहीं होता सर, अनन्या ने धीरे से जवाब दिया। बच्चे को सिर्फ दवा या आराम नहीं चाहिए, उसे अपनापन चाहिए। शायद यही कारण है कि आर्यन आपकी गोद में बेचैन होता है और मेरी गोद में शांत। रोहित को उसके शब्दों में कड़वाहट नहीं बल्कि सच्चाई दिखी, मगर वही सच्चाई उसके अहंकार को चुभ गई। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ? उसकी आवाज़ सख्त हो गई। नहीं सर, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस क्या? देखो अनन्या, तुम यहाँ मेरे बेटे की मदद करने आती हो, इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे ही सीख देने लगो। अनन्या इस सब रह गई। उसके चेहरे पर ठेस साफ झलक रही थी। उसने धीरे से आर्यन को बिस्तर पर रखा और खड़ी हो गई। मुझे माफ कीजिए, शायद मैं यहाँ आने में ही गलत थी। वह जाने लगी तो रोहित को तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा हुआ, लेकिन उसका अहंकार ने उसे रोक लिया। अगले दिन अनन्या होटल पहुंची पर रोहित का फोन नहीं आया। उसके दिल में ठेस थी। शाम को अचानक रोहित होटल पहुंचा। उसने रिसेप्शन पर जाकर अनन्या को बुलवाया। कल रात मैंने जो कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, रोहित ने धीरे से कहा। तुम्हारी बात सच थी, मैंने अपने अहंकार में मानना नहीं चाहा। शायद तुम्हारी वजह से ही आर्यन मुस्कुराना सीख रहा है। अनन्या ने गहरी सांस ली। सर, मैं यहाँ किसी को गलत साबित करने नहीं आती। मैं बस चाहती हूँ कि एक मासूम बच्चा प्यार और सुरक्षा में गुजारे। रोहित ने पूछा, लेकिन क्या? अनन्या ने दर्द स्वर में कहा, लेकिन अगर कभी मेरी इज्जत, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी तो मैं यहाँ दोबारा कदम नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरे लिए पैसे से ऊपर मेरी पहचान है। रोहित ने उसकी आंखों में झांका। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान की चमक थी। उसे लगा जैसे उसने पहली बार किसी इंसान को सच में समझा हो। धीरे धीरे अनन्या और रोहित के बीच का रिश्ता गहराने लगा। यह सिर्फ आर्यन की देखभाल तक सीमित नहीं रहा। रोहित को अनन्या की सादगी खींच रही थी और अनन्या को उसके भीतर छिपा अकेलापन छूता जा रहा था। लेकिन समाज की आंखें इस बंधन को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। होटल के स्टाफ और पड़ोसियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखा है, उस बड़े बिजनेसमैन के घर अक्सर जाती है, बड़े लोगों के करीब होने की कोशिश कर रही है। ये बातें अनन्या के कानों तक पहुंची। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसके लिए सबसे अहम माँ की दवाइयाँ और भाई की पढ़ाई थी, इसलिए वह चुप रही। एक दिन पड़ोस की राधा आंटी अनन्या की माँ सुमित्रा देवी के घर आ धमकी। सुमित्रा, जरा अपनी बेटी को संभालो। शहर में लोग बातें बना रहे हैं कि वह उस अमीर मेहरा साहब के घर रोज जाती है। इज्जतदार घर की लड़की को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू भर आए। अनन्या ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमारा सिर झुके। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है।
लेकिन अनन्या को यह सब अंदर तक झंझोर गया। वह जानती थी कि समाज का डर अमीरों को नहीं, गरीबों को ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी इज्जत एक पतली डोर पर टिकी होती है। उस रात जब वह रोहित मेहरा के घर पहुंची तो उदास थी। क्या हुआ अनन्या, तुम इतनी चुप क्यों हो? रोहित ने ध्यान दिया। अनन्या ने धीरे से कहा, सर, शायद मुझे अब आर्यन के पास नहीं आना चाहिए। लोग बातें बना रहे हैं, मोहल्ले वाले माँ को ताना देते हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से माँ और भाई की इज्जत पर दाग न लग जाए। रोहित गुस्से और दर्द में भर गया। अनन्या, तुम यह सब क्यों सह रही हो? तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक इस मौके को पैसे और शोहरत पाने के लिए इस्तेमाल कर चुका होता। लेकिन तुम अलग हो। अलग हूँ इसलिए ही तो सबकी नज़रों में गलत ठहराई जा रही हूँ सर। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, आप समझ नहीं रहे। समाज का डर सिर्फ अमीरों को नहीं होता, गरीबों को भी होता है, बल्कि और ज्यादा। रोहित ने कुछ पल तक उसे देखा। उसके दिल में एक ठेस उठी। उसने महसूस किया कि वह खुद भी अनन्या से बनता चला जा रहा है। अनन्या, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी में पहली बार कोई आया है जिसने बिना लालच, बिना डर, सिर्फ इंसानियत के लिए मेरा और आर्यन का साथ दिया है। मुझे खोने या पाने का सवाल ही कहाँ है सर? अनन्या ने आंसू पूछे। मेरा रास्ता तो वही है जहाँ मेरी माँ और भाई की जिम्मेदारियाँ मुझे ले जाएंगी। कुछ दिन तक अनन्या रोहित के घर नहीं आई। आर्यन बेचैन रहने लगा। आखिरकार एक शाम रोहित ने हिम्मत जुटाकर फोन लगाया। हेलो अनन्या, मैं रोहित बोल रहा हूँ। आर्यन बहुत रो रहा है। मुझसे अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो एक बार आ जाओ। अनन्या का दिल पिघल गया। आर्यन की मासूमियत उसे रोक न पाई। वह चुपचाप पहुंची। आर्यन उसे देखते ही खिलखिला उठा और शांति से सो गया। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, अनन्या, यह बच्चा तुम्हारे बिना अधूरा है। सच कहूँ, शायद मैं भी। उसके शब्द गले में अटक गए। क्या कहना चाहते हैं आप? अनन्या ने बोहे चढ़ाई। रोहित उसके करीब आया। उसकी आवाज़ भारी थी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ इस घर की ज़रूरत नहीं हो। तुम मेरी ज़िंदगी का वह हिस्सा बन चुकी हो जिसके बिना अब मैं खुद भी अधूरा हूँ। अनन्या, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? क्या तुम आर्यन की माँ बनोगी? अनन्या सन रह गई। यह आप क्या कह रहे हैं सर? समाज क्या सोचेगा? रोहित मुस्कुराया। समाज तो हमेशा सोचता है। मेरे भाई भाभी की मौत के बाद लोगों ने कहा था मैं इस बच्चे को नहीं संभाल पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और अब अगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देता हूँ तो लोग फिर बातें करेंगे। लेकिन क्या हम अपने दिल की सच्चाई को मार दें सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? रोहित की सच्चाई जानकर अनन्या की आंखों से आंसू आ गए। मैं तो गरीब हूँ सर, आपकी दुनिया से बहुत अलग। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत अमीर गरीब नहीं देखती। अनन्या, तुमने मुझे और आर्यन को वह दिया है जो पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। अपनापन, ममता और भरोसा। अगर यही गरीब होना है तो मुझे यह गरीबी मंजूर है। तभी दरवाजे पर खड़ी सुमित्रा देवी की कांपती आवाज आई। यह सब सुन रही थी। बेटा रोहित, उन्होंने कांपते हुए कहा, आपने मेरी बेटी को वह सम्मान दिया है जिसकी वह हकदार है। मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। सुमित्रा देवी ने बताया कि वह छिपकर इसलिए आई थी ताकि यह जान सके कि उनकी बेटी सच्चाई की राह पर है या नहीं। तूने साबित कर दिया, हमारी गरीबी से बड़ा तुम्हारे लिए हमारी इज्जत है। कुछ महीनों बाद लखनऊ शहर की उसी कॉलोनी में जहाँ कभी लोग अनन्या को ताना दिया करते थे, शहनाइयाँ गूंज उठी। होटल में वेट्रेस का काम करने वाली अनन्या अब रोहित मेहरा की दुल्हन बन चुकी थी। बारात जब पहुंची तो सबकी आंखें फटी रह गई। जिन लोगों ने कभी उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वही आज उसे लाल जोड़े में देखकर दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। मंडप में जब रोहित ने अनन्या के गले में वरमाला डाली तो उसकी आंखों के सामने सारी पुरानी बातें ताज़ा हो गई। वेट्रेस की मजबूरी, लोगों के ताने, माँ की चिंता। लेकिन अब आर्यन भी दुल्हन बनी अनन्या की गोद में खिलखिला रहा था। विदाई के बाद जब अनन्या अपनी माँ और भाई को लेकर रोहित के घर पहुंची तो रोहित ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, यह घर अब सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है और तुम्हारी माँ और भाई भी अब इसी घर के सदस्य हैं। सुमित्रा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। आदित्य ने गर्व से कहा, दीदी, आज आपने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी के सामने पैसे और शोहरत कुछ नहीं है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत और सच्चा प्यार समाज के हर मुश्किल और हर ताने से बड़ा होता है। आत्मसम्मान की रोशनी में ज़िंदगी किसी भी परिस्थिति में बदली जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक और साथ ही हमारे चैनल साथ रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।